गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, घर में खुशियों का माहौल बना हुआ था। सात संगत, रचना रसोई के चम्मच चुराकर पारुल की बनाई खीर चखने की कोशिश में लगी थी। सात संगत, छोटा सात संगत जी विशाल एक कोने में रखे सात संगत जी स्पीकर से गाना चला रहा था और बीच रसोई बिमला जी माथे पर पसीना और चेहरे पर मुस्कान लिए सात संगत पूरी तमन्यता से पूरी तल रही थी। सात संगत, बिमला पलटकर मुस्कुराते हुए बोली, रचना इधर हाथ मत लगाना, सब कुछ तैयार हो गया है, बस तेरे पापा आ जाएं फिर शुरू करेंगे। पारुल धीरे से पास आकर बोली, माँ पापा को फ़ोन लगाया था, बोले थे बस निकल रहे हैं। हाँ बेटा, पारुल की आंखों में उस वक्त कुछ खास चमक थी। बचपन से देखे सपने जैसे किसी दहलीज पर खड़े थे। कॉलेज की पढ़ाई, खुद के फैसले, अपने लिए कुछ करने की आज़ादी, और आज का दिन तो बस उसी नए दौर का पहला पड़ाव था। सात संगत, रात के 8:23 हो चुके थे। विशाल गुब्बारे से खेलते हुए बोला, दीदी अब तो मोमबत्तियाँ जलेंगे ना? पारुल हंसते हुए बोली, नहीं रे पगला, पापा आएंगे तो ही केक कटेगा, उनका इंतजार करना है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सात संगत, बिमला जल्दी से अपने हाथ पोंछते हुए बाहर निकली। दरवाजा खुला तो सामने उनकी पड़ोसी शर्मा जी खड़ी थी। सात संगत, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। भाभी जी, निरंजन भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अभी अभी खबर मिली है। क्या, कैसे? वो ऑफिस से जल्दी निकलने थे। सात संगत, रास्ते में ट्रक से टकरा गए, अभी अस्पताल ले गए हैं, अब जल्दी चलिए। बिमला ने कुछ नहीं कहा, बस चप्पल पहनते हुए पारुल को आवाज़ दी, पारुल मैं अस्पताल जा रही हूँ, सबका ध्यान रखना। उसने सात संगत, रचना और सुमन को पास बुलाया और तुरंत माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ घंटे बाद अस्पताल में निरंजन बाबू स्ट्रेचर पर थे। सात संगत जी, शरीर खून से सना हुआ था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। डॉक्टर की एक टीम बाहर खड़ी थी। सात संगत, इनका एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। सात संगत जी, सिर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई, लकवे का खतरा था। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। सात संगत, सात संगत, बिमला ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक अपने पति को देखती रही, जिसकी आंखें अब स्थिर थी लेकिन शायद अब कुछ समझ रही थी। सात संगत, पारुल की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। माँ, ये सब क्यों हमारे साथ हो रहा है? पता नहीं बेटा, लेकिन अब संभलना हमें ही है। सात संगत जी, अब हम तीनों को ताकत बनना होगा। निरंजन बाबू के लिए अब एक लकवाग्रस्त जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अब वे बोल भी नहीं सात संगत मुश्किल से पाते थे, हिलना डुलना तो दूर की बात है। घर का माहौल अचानक एकदम बदल गया। सात संगत, जिस घर में कुछ दिन पहले मिठाई, संगीत और उत्साह था, अब वहाँ सन्नाटा था, खामोशी थी और एक पहाड़ जैसा बोझ था। सात संगत, जिंदगी का बोझ। तीनों भाई बहन अपने अपने हिस्से का बचपन छोड़कर बड़े हो गए। सात संगत, अब वो पहले जैसी चहल पहल वाली जिंदगी नहीं रही थी। ना वो पापा की आवाज़ें थी, ना वो सबके साथ एक वक्त पर बैठकर खाना खाने की रिवायतें। अब हर कोई जैसे अपने हिस्से की सुबह लेकर निकल जाता और अपनी अपनी थकान लेकर रात को लौटता था, लेकिन फिर भी जिंदगी रुकी नहीं थी। सात संगत, उसने पूरी रफ्तार बदल दी थी। धीमी पर सर्दी हुई। आज पूरे 1 साल सुबह के 7 बजे बिमला जी सात संगत जी विशाल के स्कूल यूनिफॉर्म पर इस्त्री करते हुए आवाज़ लगाती है, पारुल, रचना जरा जल्दी करो बेटा, मुझे भी पार्लर के लिए निकलना है। पारुल सात संगत जी बालों में क्लचर लगाते हुए जल्दी जल्दी किताबें बैग में डाल रही थी। रचना रसोई में माँ की मदद कर रही थी। अब उसने अपने कॉलेज के लिए 2 रोटियां और सब्जी टिफिन में बांधी। पारुल धीमे से माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ मैं सोच रही हूँ कि ये पढ़ाई छोड़ दूँ, जॉब पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही।
तब बिमला मुस्कुराकर बोली, अगर तुम पढ़ाई भी छोड़ दोगी तो फिर ये दुनिया तुम्हें कहाँ छोड़ेगी बेटा। मेहनत थकाती है लेकिन हिम्मत देती है। मैंने भी तो यही किया है। बिमला का छोटा ब्यूटी पार्लर, गलियों में बनी एक छोटी सी दुकान लेकर अंदर अंदर सजावट इतनी प्यारी कि हर महिला एक बार मुस्कुराए बिना ना जाए। वही कोने में एक छोटे मेज पर शीशा लगा था। पास में रखे थे ब्रश, क्रीम और सिंदूर की डिब्बियाँ। कभी कभी ब्यूटी पार्लर से ज़्यादा ये जगह एक सहेली का अड्डा लगती। बिमला दीदी, आप तो हाथों से जादू करती है। बाल कटवाने आई थी और गम भूल कर जा रही हूँ। सत्संग जी, यहाँ पारुल एक क्लास में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही थी। वो अब किसी टीचर से कम नहीं लगती थी। छोटा बच्चा बोला, दीदी ये माउस दबाएं तो स्क्रीन क्यों हिलती है। पारुल मुस्कुरा कर बोली, जैसे तुम डरते हो वैसे ही माउस भी धीरे से पकड़ो, प्यार से, तब काम करता है। क्लास खत्म होने के बाद वो कॉलेज की ओर भागती, बैग पीठ पर एक बोतल पानी की और दिल में अजीब सी संतोष की भावना। सत्संगत शाम को सुमन अपनी बुक में कुछ लिख रही थी। सत्संगत जी पास में विशाल होमवर्क कर रहा था। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछना। क्या मम्मी कभी थकती नहीं? रचना हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद थकती तो है लेकिन हमारे सामने नहीं दिखाती, क्योंकि उन्हें पता है अगर माँ ही बैठ जाए तो घर रुक जाता है। तभी पारुल अंदर से आती है और अगर बेटियां बैठ जाए तो माँ और भी अकेली हो जाती है। बिमला रसोई से सुनती है और भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब तुम दोनों मेरे साथ है, मेरी हिम्मत हो। और विशाल मेरी उम्मीद है। टेबल पर चारों बैठकर खाना खा रहे थे। निरंजन बाबू की थाली भी पास ही रखी जाती है। साथ संगत उन्हें पारुल अपने हाथों से खिलाती है। निरंजन बाबू आंखों से आभार व्यक्त करके ऊपर से देखते हैं, पर सब कुछ ठीक लग सकता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, एक औरत अपने पति की सेवा कर रही है, एक परिवार अपनी सीमित दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आंखें सिर्फ बाहर से दिखती है वे कभी इस घर के अंदर का तूफान नहीं समझ सकती। साथ संगत सुबह के 10 बजे पर पार्लर के बाहर बिमला दुकान की शटर उठाते हुए जरा रुकी। सांस थोड़ी थमी हुई थी। उसने पूछा, मुड़कर देखा। एक सत्संग जी अंधेर उम्र का आदमी वहीं गली की नुक्कड़ पर खड़ा था, ऐसे जैसे रोज ही आता हो। वो मुंह में बीड़ी दबाए मुस्कुरा कर बोला, अरे आजा, जरा जल्दी आ गई, लगता है किसी स्पेशल सत्संगत जी टॉयलेट का वेट है। सत्संगत जी, उसकी मुस्कान में वो गंदगी थी जिसे बिमला समझती थी काम पर आई हूँ, कोई खेल खेलने नहीं, चलिए अपने रास्ते। वो आदमी हंसता हुआ चला गया, लेकिन उस हंसी का जहर बिमला के दिल में देर तक चुभता रहा। पार्लर के अंदर आईने में अपना चेहरा देखते हुए बिमला ने खुद से कहा, क्या सच में मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे देखकर कोई भी कुछ कह सकता है। कुछ कहते हैं यह औरत बहुत तेज है। अब देखो ना, पार्लर से इतना कमाती है कि पूरा घर चला रही है। कोई बात तो है। घर पर शाम का समय था। पारुल कॉलेज से लौटी थी। उसने सत्संगत जी थका हुआ चेहरा लिए माँ से पूछा, माँ तुम ठीक हो? आंखें क्यों लाल है? बिमला मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, जरा थक गई थी बस। सुबह से 2 दुल्हनों का मेकअप किया और फिर वही झाड़पोछ। सत्संगत जी रचना टीवी बंद करते हुए बोली, माँ तुम अकेले क्यों सब कर रही हो? कुछ काम मुझे दे दो ना। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा यही भविष्य मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रात के वक्त बिमला सत्संगत पट्टी के पास बैठी हुई थी। उसने धीरे धीरे सत्संगत जी चम्मच से खाना खिला रही थी। अब बच्चे सो चुके थे, घर की लाइटें बंद थी। बिमला बालकनी में बैठी थी। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन मन के भीतर तूफान था। पारुल धीरे से पीछे आकर बोली, माँ रसोई नहीं,
सासंगत जी बिमला हैरान होकर बोली, अरे बेटा तू माँ, मुझे सब कुछ दिखता है। आप बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से हर रोज एक जंग लड़ती है। बस एक बात कहूँ, हाँ बेटा, अब आप अकेली नहीं है माँ, हम तीनों आपके साथ हैं, विशाल, रचना और मैं। अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। सासंगत बिमला के होठों पर एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान आ जाती है। उसने पारुल का सिर सहलाया। अगली सुबह पारुल कॉलेज जाने की तैयारी में थी। रचना दोपहर की शिफ्ट के लिए यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी और बिमला रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। तभी विशाल ने सासंगत पानी का गिलास भरकर धीरे से आकर रसोई के स्लैब पर रखा। माँ, नाश्ते के साथ पापा को दवा भी देनी है ना? हाँ बेटा, तू याद रखता है सब? मैं तो अभी सोच ही रही थी। हाँ, और पापा तो मीठी चाय पसंद है, कम दूध वाली, बिमला हंसते हुए बोली। सासंगत, तू मेरा बेटा है या मेरा बाबूजी? इतना सब कैसे याद रखता है तू? पता नहीं माँ, बस अच्छा लगता है जब आप थोड़ा मुस्कुराती हो, जब आप थक जाती हो ना सासंगत, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। बिमला की आंखें एक पल को भर आई। सासंगत, उसने चाय में शक्कर डालते हुए विशाल को गले से लगा लिया। निरंजन बाबू खाट पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत हो सासंगत, लेकिन थोड़ा उदास। विशाल एक तौलिया लेकर आया, उनके हाथ पैर धीरे धीरे पोंछने लगा, फिर पैरों से उंगलियां हल्के हल्के दबाने लगा, जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति कर रहा हो। दोपहर में जब बिमला पार्लर चली गई, रचना अपने कॉलेज और पारुल काम कर रही थी। विशाल घर पर था। छोटा स्टूल खींचकर सिंक के पास चढ़ा। सासंगत एक एक प्लेट को साबुन लगाकर पानी से धोते हुए गुनगुनाने लगा। सासंगत, मेरे पापा सबसे प्यारे, सबसे अच्छे हैं। तभी पीछे से पड़ोसन सुनीता आई तो अक्सर ताना देती थी, अरे विशाल, ये क्या कर रहा है तू? बर्तन मांज रहा है? लड़का होकर भी? हाँ आंटी, माँ कहती है घर सबका होता है, काम भी सबका होना चाहिए। वाह रे, देखो जरा कितनी बड़ी बातें करता है। बड़ी बातें नहीं आंटी, माँ को थकान होती है इसीलिए करता हूँ, और पापा को अकेलापन भी नहीं अच्छा लगता है। सुनीता चुप हो गई। सासंगत, उसने पहली बार एक छोटे बच्चे की आंखों में एक गहराई देखी तो उसे असहज कर गई। शाम को रचना और पारुल घर लौटी। सासंगत, विशाल, ये बर्तन किसने धो दिए हैं? मैंने। माँ को थोड़ी राहत मिलेगी। अरे छोटू, तू तो हमसे भी बड़ा बन गया है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आज पारुल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हर रोज की तरह सादा कपड़ों में सिंपल, छोटी और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ लिए कॉलेज आई थी। सासंगत, लेकिन आज उसकी चाल में एक हल्की सी रवानी थी। सासंगत, दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। कॉलेज जाने से पहले 3 बार आईना देख चुकी हो। पारुल हंसते हुए हल्की शर्म के साथ बोली, अरे नहीं, ऐसे ही। वैसे भी आज का लेक्चर मेरे फेवरेट प्रोफेसर का है, शायद इसीलिए। लेकिन अंदर ही अंदर पारुल जानती थी कि उसकी मुस्कान का कारण कुछ और है, कोई और है। लेक्चर के बाद पारुल अपनी किताबें समेट रही थी, तभी विराट पास आया। वही शांत, सुलझा हुआ, हल्की सी मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा हुआ। सासंगत, पारुल, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था ना? वैसे तुम्हारे नोट्स हमेशा टॉप क्लास होते हैं, क्या मैं ले सकता हूँ? पारुल हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हाँ ले लो, पर टाइम पर वापस करना, मुझे भी रिवीजन करना है। वादा रहा, नोट्स भी वापस दूंगा और एक कॉपी भी। सासंगत जी, आज शाम कैंटीन में देखती हूँ, अगर काम जल्दी निपटा तो। शाम को कैंटीन में पारुल और विराट आमने सामने बैठे थे। चारों ओर शोर था, लेकिन उनके बीच एक खास खामोशी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। पारुल, तुम बहुत अलग हो, बाकी लड़कियों की तरह नहीं। तुम्हारी आंखों में दर्द है, पर वही आंखें सपने भी दिखाते हैं।
पारुल धीरे से बोली, सपने की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें अकेले देखना पड़े और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए उन सपनों को भूलना भी पड़ता है। पारो, तुम्हें पता है, अगर तुम्हें डर को भरोसा चाहिए तो मैं हूँ। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ रहूँगा जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो। पारुल की आंखें भर आई। वो लड़की जो अब सिर्फ अपनी माँ की पीठ सहलाकर, अपने पिता की देखभाल कर, भाई की चिंता में खुद को भूल चुकी थी, उसे आज पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को बिना कहे समझ लिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आपके कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।